दोस्तों, लोहागढ़ एक ऐसा स्थान है जहां पर प्राचीन काल में पांडवों ने कई साल बिताए थे और उसके बाद उन्होंने इस जगह को छोड़ दिया था। लेकिन इस दिव्य स्थान पर भी कुछ ऐसा हो सकता था जिसके बारे में मैंने कभी अंदाजा तक नहीं लगाया था। वैसे तो मैं और मेरा एक करीबी दोस्त राकेश, हम दोनों काफ़ी जगहों पर घूमते रहते थे, लेकिन जब हमें लोहागढ़ के बारे में पता चला तो हमें यह उत्तेजना होने लगी कि एक बार हम लोग वहां जाकर वहां के दर्शन जरूर करें। दोस्तों, लोहागढ़ का नाम का ये दिव्य कुंड राजस्थान के छोटे से जिले में बसा हुआ है। यहाँ पर एक पानी का बेहद ही छोटा सा कुंड बनाया गया है। कहते हैं कि एक बार जो उसके अंदर स्नान कर लेता है वो सच में शुद्ध हो जाता है। इसमें कितनी सच्चाई है और कितना झूठ ये तो मैं भी नहीं जानता, लेकिन लोहागढ़ की कई सारी ऐसी चीजें भी हैं जो कि आज भी लोगों को हैरान कर देती है। राजस्थान के सीकर जिले से लगभग 60 किलोमीटर दूर स्थित जब हमने उसे अपनी आंखों से देखा तो वो जगह दिखने में काफी अद्भुत और खूबसूरत लग रही थी। उस जगह को देखकर मेरा तो दिल खुश हो गया था। मैं और मेरा दोस्त राकेश, हम दोनों वहां पर स्नान करने के बाद इधर उधर घूम रहे थे। फिर हमें पता चला कि लोहागढ़ में वही लोग घूमने के लिए आते हैं जिनके माता पिता या दादा दादी की मौत हो जाती है और वहां पर नहा धोकर वो शुद्ध हो जाते हैं और साथ ही अपने पूर्वज की अस्थियों को भी लोहागढ़ के शुद्ध पानी के अंदर बहा देते हैं। जब मैंने राजस्थान के लोगों से इस तरह की बातें सुनी तो सच में मैं भी हैरान हो गया था, लेकिन इन दिनों मेरी छुट्टियां चल रही थी जिसके चलते मेरा काम घूमने का ही था, इसलिए मैंने ज्यादा ध्यान नहीं दिया और उसके बाद अपने दोस्त के साथ वहां से निकल गया। हम दोनों वहां से निकले और एक पहाड़ी पर पहुंच गए। वैसे तो लोहागढ़ एक शुद्ध स्थान है, पर वहां पर दिव्य शक्ति रहती है। लेकिन वो कहते हैं ना, जहां रोशनी ज्यादा देर तक फैली रहती है वहां जल्द ही अंधेरा भी होने लगता है। और फिर कुछ समय के बाद ही सही, लेकिन एक बार के लिए काली छाया पूरी तरीके से हावी हो जाती है। हमें उस दिन मालूम नहीं था कि अमावस की रात को लोहागढ़ की दिव्य शक्तियां खामोश हो जाती हैं और वहां पर काली शक्तियों का हावी होना बढ़ जाता है। कुंड के आसपास तो नहीं, लेकिन कुंड से करीब 3 किलोमीटर दूर एक पहाड़ी थी। दिखने में वो पहाड़ी काफी बड़ी नजर आ रही थी और उसका रंग भी एकदम लाल रंग का था। जैसे ही मैंने उस पहाड़ी को इतने ध्यान से देखा तो मेरा मन करने लगा कि मैं उसी पहाड़ी पर जाकर ऊपर के नजारे को देख सकूं। इसलिए मैंने अपने दोस्त राकेश से जब इस बारे में कहा तो उसने भी मेरी बात को नहीं टाला और वो भी मेरे सुझाव से काफी खुश हो गया। और फिर उसके बाद हम दोनों दोस्त उस बड़ी और मजबूत सी दिखाई देने वाली चट्टान के ऊपर चढ़ने लगे थे। हालत इस कदर बिगड़ चुकी थी कि हम दोनों को ही वहां से गिरने का डर लग रहा था, लेकिन किसी तरह हम दोनों लगातार ऊपर की तरफ जाते रहे। फिर कुछ दूर आगे जाकर हमने देखा कि वहां तो पहले से सीढ़ियों का निर्माण किया गया था। हालांकि वो सीढ़ियां काफी ज्यादा टूटी हुई थी। ऐसे में घबराहट तो काफी हो रही थी, लेकिन उसके बाद हम दोनों दोस्त उन सीढ़ियों के ऊपर चले गए। जैसे हम वहां पर पहुंचे तो हमने देखा कि अब तक रात के 7:30 बज चुके हैं और अंधेरा होने को आया था। धीरे धीरे अब सूरज ढल चुका था और अब शाम भी पूरी तरह जैसे आसमान पर कब्जा जमा चुकी थी। अब अंधेरा होने लगा था और उसके साथ ही हम दोनों दोस्त एक पत्थर पर बैठकर चिप्स वगैरह खा रहे थे। फिर इसी बीच मेरे दोस्त राकेश ने कहा, भाई तुझे नहीं लगता ये लोहागढ़ स्थान थोड़ा अजीब सा है? उसकी बातों को सुनकर मैंने कहा, भाई मुझे तो यहाँ पर आकर बड़ा सुकून मिल रहा है। बस मैंने इतना कहा ही था कि तभी हमारे पीछे से हमें किसी पत्थर के लुढ़कने की आवाज आने लगी और इस आवाज को सुनते ही मेरा तो दिमाग सटक गया। उसके बाद मैं जैसे पीछे पलटकर देखा तो मैंने देखा कि ऊपर की तरफ से एक बहुत ही बड़ा पत्थर हमारी तरफ आ रहा था। अगर गलती से भी ये पत्थर हम दोनों से टकरा जाता तो हम दोनों का कचूमर बनना पूरी तरह से तय था। इसलिए मैंने अपने दोस्त को जल्दी से वहां से हटाया और उसके बाद हम दोनों सीढ़ियों पर आ गए। देखते ही देखते उस पत्थर ने सारी जगह को ब्लॉक कर दिया और फिर वो जैसे नीचे गिरा तो एक बड़ी धमाके की आवाज आई। हम दोनों बाल बाल बचे थे, वरना अब तक तो हम दोनों पत्थर के नीचे दबकर मर चुके होते। अभी मैं और मेरा दोस्त इन्हीं बातों के बारे में चर्चा कर रहे थे कि तभी हमें उस पहाड़ी के ऊपर की तरफ एक लाल लाल कपड़ा नजर आने लगा। एक बार के लिए तो हम दोनों उस कपड़े को इस तरह लटकता हुआ देखकर पूरी तरह से हैरान हो गए थे। लेकिन उसके बाद जैसे हमें चांद की रोशनी में वो साफ साफ नजर आने लगा तो मैंने देखा कि वो कपड़ा वास्तव में कोई कपड़ा नहीं था, बल्कि लाल कपड़ों में लिपटी हुई एक महिला थी। और उस महिला को वहां देखते ही मेरी आंखें फटी की फटी रह गई।
जहां तक हम नहीं चल पाए थे वहां तक वो महिला भी चली गई थी। सच में काफी आश्चर्यचकित करने वाला नजारा था। और फिर उसके बाद मेरे दोस्त राकेश ने कहा, अरे भाई तुझे वो महिला नजर आ रही है? तो मैंने अपनी गर्दन को हाँ में हिलाया और उसके बाद हम दोनों दोस्त ऊपर की तरफ जाने लगे, क्योंकि हम जानना चाहते थे कि आखिर वो महिला इतनी रात को यहाँ पर कर क्या रही थी। क्योंकि हर इंसान के वहाँ पर रुकने का एक मकसद होता था और उसी मकसद को जानने के लिए हम उस महिला की तरफ बढ़ते जा रहे थे। जैसे जैसे हम दोनों के कदम उस महिला की तरफ बढ़ते जा रहे थे तो वैसे वैसे हमें काफ़ी ज़्यादा घबराहट महसूस हो रही थी, क्योंकि हम एक तो काफ़ी ऊपर आ चुके थे और ऊपर से हमें यह भी मालूम नहीं हो रहा था कि लाल रंग में नज़र आने वाली वो चीज़ आखिर औरत ही थी या फिर कुछ और। अभी तक ये बात पूरी तरह से कंफर्म नहीं हुई थी कि सामने की तरफ से नजर आ रही वो एक महिला ही थी, लेकिन जैसे हम उसके एकदम पास पहुंचे तो हमने देखा कि एक 40 साल के लगभग नजर आने वाली औरत थी वो, जो कि अपना मुंह दूसरी तरफ करके खड़ी हुई थी। फिर उसके बाद मैं उसके पीछे गया और बोला, अरे आप इतनी रात को यहाँ पर क्या कर रहे हो? मेरी बात को सुनकर एक बार के लिए वहां पर सन्नाटा ही पसर गया, लेकिन तभी उस सन्नाटे को चीरने वाली एक आवाज जो कि बेहद ही ज्यादा डरावनी थी वो गूंजने लगी। दरअसल ये आवाज उसी महिला की थी जो हमारी तरफ पीट करके खड़ी थी। ना जाने क्यों उस महिला को देखकर मुझे थोड़ा सा अजीब लग रहा था। फिर उसके बाद मैंने सोचा कि इस महिला से बातचीत करने से तो बेहतर होगा कि हम यहाँ से निकल जाते हैं। और उसके बाद मैंने ऐसा ही किया। हम जैसे वहां से निकलने वाले थे कि तभी उस महिला ने अपना चेहरा हमारी तरफ घुमा दिया और जैसे मेरी नजर उस भयानक से चेहरे पर पड़ी तो मेरी आंखें फटी की फटी रह गई। दरअसल मेरी सांसें ऊपर नीचे होने लगी थी। मैंने देखा कि वो तो किसी महिला का चेहरा नहीं था, बल्कि उस चेहरे की जगह पर मुझे किसी और का ही चेहरा दिखाई दे रहा था, जिसके 2 दांत बहुत ही तीखे थे और वो खून से भी सने हुए थे। एक नॉर्मल इंसान को डराने के लिए इतना काफी था। इधर मैं अपने आप की स्थिति को काबू करने की कोशिश कर रहा था तो उस तरफ मेरा दोस्त इन सीढ़ियों से भागता हुआ वहां से निकलने की कोशिश कर रहा था। मैं समझ गया था कि जिस तरह से मेरा दोस्त भगोड़ा बनकर यहाँ से निकला था, बिल्कुल मुझे भी उसी तरह से यहाँ से भागना था। इसलिए मैं भी धूम दबाकर सीढ़ियों की तरफ चला गया और फिर वहां से नीचे आ गया। हम दोनों को नीचे आने में करीब 10 मिनट लग गए थे, लेकिन ताजुब की बात तो ये थी कि उस महिला ने हमारा बिल्कुल भी पीछा नहीं किया था और ये चीज हमें काफी ज्यादा हैरान कर रही थी। लेकिन हमें ऐसा लग रहा था कि वो महिला हमें ऊपर ही नुकसान पहुंचा सकती थी। अभी हम दोनों थोड़े बहुत बेफिक्र हो गए थे, इसलिए अपनी गाड़ी के पास जाकर गाड़ी के अंदर बैठने वाले थे कि तभी हमें ऐसा लगा जैसे हमारे पीछे कोई धड़ाम से नीचे गिरा है। जैसे ही मैंने पीछे मुड़कर देखा तो मेरी आंखें खुली की खुली रह गईं। दरअसल मैंने देखा कि वहां पर वही महिला खड़ी हुई थी जो दिखने में काफी ज्यादा अजीब और खौफनाक लग रही थी। उसको इस तरह अपने सामने पाकर मेरी तो हवा ही निकल गई और मैं पूरा थर-थर कांपने लगा। इससे पहले कि मैं वहां से भाग पाता कि मैंने देखा कि एक और महिला हमारे आजू बाजू में खड़ी हो गई थी और ऐसे एक पूरा का पूरा झुंड हम दोनों को घेर कर खड़ा हो गया था। अब मुझे प्यास लगने की वजह से अब मेरा गला भी लगभग सूखने लगा था और मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि अब मैं करूं तो करूं क्या। फिर इसी बीच मैंने सोचा कि मुझे इनके सामने अपने घुटने टेक देने चाहिए, क्या पता दया आने पर ये मुझे माफ कर दें। इसलिए मैं उन सभी के सामने अपने घुटने टेक कर बैठ गया। मुझे लग रहा था कि सभी मुझे माफ कर देंगे, लेकिन इसका उल्टा हुआ। वो सभी अब धीरे धीरे मेरी तरफ बढ़ने लगे थे। मैं समझ गया था कि इससे कोई फायदा नहीं होने वाला, इसलिए मैं वापस से उठा और फिर भगवान का नाम जपकर वहां से तुरंत ही भागना शुरू कर दिया। मेरे साथ साथ मेरे दोस्त राकेश भी यही कर रहा था। हम दोनों जितनी रफ्तार से भाग सकते थे उतनी रफ्तार के साथ अपनी गाड़ी से भी आगे भाग गए थे। हमने उस झुंड को इस तरह से पार किया था मानो हमने हवा के झोंके को चीरा हो। हमें तो किसी के टच होने का एहसास भी नहीं हुआ और जिस वक्त हमें ऐसा लगा कि हम किसी भी महिला को टच नहीं हुए थे तब तो हम दोनों पूरी तरह से पक्के हो चुके थे कि जो हमारे चारों तरफ महिला नजर आ रही थी वो कोई नॉर्मल इंसान नहीं थे, बल्कि हमारे चारों तरफ एक झुंड बनाकर खड़ी होने वाली वो सारी की सारी महिलाएं एक डायन थे
और वो कभी भी हमें नुकसान दे सकती थी। इसलिए जितना जल्दी हो सकता था हम दोनों अपनी जान बचाकर वहां से भागते जा रहे थे। और फिर कुछ देर के बाद मुझे ऐसा लगा जैसे कि अब भागते मेरी सांसें कुछ ज़्यादा फूलने लगी थी। इसलिए मैं एक जगह पर रुक गया और इसी बीच मेरे दोस्त राकेश ने कहा, भाई हम एक काम करते हैं, हमें उसी कुंड के पास वापस चलना चाहिए क्योंकि वहां पर कोई भी प्रेत बाधित चीजें नहीं आती। दोस्तों ये सुनकर मुझे भी उसकी बात ठीक लगी और उसके बाद अपनी जान बचाने के एक अंतिम रास्ता हम दोनों ने वही पकड़ लिया। और उसके बाद मैं और मेरा दोस्त राकेश हम दोनों उसी कुंड के पास वापस से चले गए। हमने देखा कि वहां पर काफी शांति बनी हुई है। कुछ पुजारी लोग भी वहां पर घूम रहे थे और इसी बीच में एक पुजारी के पास गया और उनके पैरों में जाकर बैठ गया। फिर जब उन्होंने मुझे इस तरह डरा हुआ देखा तो उन्होंने मेरे सर पर हाथ फेरते हुए कहा, क्या हुआ बेटा, तुम इस तरह से घबराए क्यों हो? उनकी बातें सुनकर मानो मेरे जिस्म में एक नई ऊर्जा का संचार हो गया था और उसके बाद मैं उन्हें सारी बात बताने लगा। और मेरी बातों को सुनकर उन्होंने कहा, वो तो एक काली पहाड़ी है और उनके ऊपर जाना किसी के लिए भी अलाउड नहीं है। शायद आप लोगों ने अंधेरे की वजह से वहां पर लगा हुआ वो बोर्ड नहीं पड़ा था, क्योंकि उसके ऊपर लिखा हुआ है, इस पहाड़ी के ऊपर हमारी मौत इंतजार करती है। वो महिला इतनी जल्दी तुम्हारा पीछा नहीं छोड़ेंगी, इसलिए तुम्हारे लिए अच्छा होगा कि तुम अंदर मंदिर के अंदर जाकर बैठ जाओ। दोस्तों उनकी बात सुनकर हमने वैसा ही किया और उन्होंने हमारे हाथ पर कुछ रक्षा सूत्र बांध दिया जिसकी वजह से हम उनसे बच सकते थे। और दूसरे दिन हम वहां से निकल गए। लेकिन इस घटना के बाद हमें विश्वास हो गया कि राजस्थान जैसी जगह सच में पुरानी चीजों से बनी हुई है और यहाँ पर भूत प्रेत के किस्से कहानियां अब आम बात हो गई है। तो दोस्तों इस कहानी में बस इतना ही। कहानी आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर दें और साथ ही हमें नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। तो मैं आपका दोस्त राजकुमार जल्द ही मिलूंगा ऐसी एक और नई कहानी के साथ। तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।